हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आइसोटोप एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल जितना भी मेडिकल रिसर्च हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिसर्च हो रहा है और मैकेनिज़्म्स हमको डिराइव करने हैं, वहाँ पर हर जगह आइसोटोप एक्सचेंज रिएक्शन जो है बहुत काम में आ रहा है। तो सबसे पहले we should know what is isotope exchange reactions. So we say that when two substances, molecules or ions or a precipitate having an atom or ion in common come together in a uniform solution, either in homogeneous system or along a surface in heterogeneous system, a constant exchange of the common atom or ion between the two substances take place all the time, though the system may be in a chemical equilibrium all the time. Some examples being iodide plus iodate, sulfite plus persulfate, arsenic 3 plus arsenic 5, ethyl iodide plus iodide, and barium sulfate solid plus sulfate solution. तो बच्चों, अगर कोई आयन कॉमन है, एटम आयन प्रेसिपिटेट में है ना, या आयन मॉलिक्यूल कॉमन है, और वो अगर होमोजेनियस सिस्टम और हेट्रोजेनियस सिस्टम में उस एटम या आयन का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू सब्सटेंसेस, जबकि सिस्टम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है, तो उस सिस्टम को हम आइसोटोप एक्सचेंज रिएक्शंस बोलते हैं। अब हमें पता है कि ऐसे एक्सचेंजेस को पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैसे जाने कि एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि एक ही एटम का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं उनकी लेबलिंग कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि एक्सचेंज हुआ है या नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम आयोडाइड आयन का अगर 131 जो उसका आइसोटोप है उससे लेबलिंग कर देते हैं, और टाइम टाइम पर सैंपल्स निकाल कर, है ना, सेपरेट करके सैंपल्स को टाइम टाइम से हम स्टडी करते हैं, तो हमें पता चल सकता है कि आइसोटोप जो है एक्सचेंज मतलब हुआ है। तो यानी कि एक्सचेंज रिएक्शन हो रहा है, और once the isotopic equilibrium is reached, the exchange rate in the two directions will be equal. बच्चों, जैसे ही आइसोटोपिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो जो एक्सचेंज रेट है वो दोनों डायरेक्शंस में इक्वल हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसके मैकेनिज्म में। एंड सच एन एक्सचेंज ऑफ एटम्स of the same kind between two component of faces can never be detected otherwise. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल रहेगा। अब we should know about the characteristics or the important features of isotope exchange reactions. तो हम मानते हैं ये reactions जो है thermal processes हैं, और इनको बहुत activation energy चाहिए, मतलब ये reactions होने के लिए। सेकेंड थिंग, इसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो ज़ीरो है। केवल इसमें क्या है, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आइसोटोप का अमंग द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो उस टाइम एंट्रोपी रिएक्शन की इंक्रीज होगी, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की वजह से, जिसकी वजह से फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगा। क्योंकि फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल एस। ठीक है, तो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, बट एंट्रोपी इंक्रीज की वजह से जो फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसमें जो इंटरनल एनर्जी है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। अब बच्चों, हमको एक बात और पता होनी चाहिए कि इन रिएक्शंस में कोई भी ट्रांसफर ऑफ मैटर इन एनी यूनिक डायरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है पूरे टाइम, सिर्फ आइसोटोपिक मिक्सिंग हो रही है। तो कोई और अदर फ्री एनर्जी चेंज सिस्टम में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि काइनेटिक स्टडी अगर हम नॉर्मल रिएक्शंस की पढ़ रहे हैं और हम जो आइसोटोपिक एक्सचेंज रिएक्शंस की पढ़ेंगे, तो दोनों में डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस क्या होगा, जो यहाँ पर जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, जबकि जो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं दे आर फार फ्रॉम इक्विलिब्रियम। अब बच्चों, हम अगर काइनेटिक्स की बात करें, आइसोटोपिक एक्सचेंज रिएक्शंस,
तो किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं? तो सबसे पहले मैके ने इसको दिया था, और जो सबसे सिंपल केस उन्होंने लिया था स्टडी करने के लिए, जिसमें एक ही एटम पर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हुआ था, है ना। तो हम होमोजेनियस एक्सचेंज रिएक्शन देख रहे हैं बिटवीन द मॉलिकुलर स्पीशीज। तो हमारे पास एक जो है एक्स हमने एलिमेंट लिया है जो कि कॉमन है बोथ द स्पीशीज में, एन एक्स और एम एक्स में एक्स जो है ये कॉमन है, और हमने ए और बी इनको माना है। तो हमारा रिएक्शन क्या है? एन स्टार एक्स प्लस एम एक्स गिव्स यू विच इज एट इक्विलिब्रियम एन एक्स प्लस एम स्टार एक्स। ठीक है, तो इसमें ए हमने किसको माना है? एम एक्स को माना है। तो कैपिटल ए जो है वो उसकी एक्टिव प्लस इनएक्टिव जो स्पीशीज है मोल्स पर लीटर में, उसका मान है। बी क्या है? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, है ना। हम कंसंट्रेशन तो किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली हमको एक्स की ही बात करनी है, तो वो एक्टिव प्लस इनएक्टिव यानी एन एक्स फॉर्म में इन मोल्स पर लीटर। अब हम दूसरा टर्म ला रहे हैं ए डैश। ठीक है, ए डैश हम किसको कह रहे हैं? जो कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एक्स इन एम एक्स फ्रॉम फॉर्म एट टाइम टी इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, ए तो हमने क्या माना था? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स था, जो कि एक्टिव प्लस इनएक्टिव दोनों है ना, एम एक्स मॉलिक्यूल में। अब हम ए डैश किसको मान रहे हैं? केवल जो एक्टिव फॉर्म था, यानी कि रेडियो एक्टिव एक्स जो है एम एक्स में एट टाइम टी इन मोल्स पर लीटर, वो हमारा जो है ए डैश है। इसी तरह से बी डैश क्या है? It is a concentration of radioactive X in NX from form at time t in moles per liter। और अगर हम ग्रोथ ऑफ जो हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है एक्स स्टार, उसका अगर हम रेट एक्सप्रेशन देखें तो वो क्या आ जाएगा बच्चों? इसमें जो है फॉरवर्ड हम रिएक्शन को K2 मान रहे हैं रेट कांस्टेंट को, और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट को हम K2 माइनस मान रहे हैं, है ना। तो हमारा जो रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा ए डैश डी ए डैश बाई डी टी डिक्रीज इन जो ए डैश कंसंट्रेशन है विद टाइम, तो वो क्या हो जाएगा? के टू बी डैश ए माइनस ए डैश माइनस के माइनस टू ए डैश इंटू बी माइनस बी डैश। अब अगर हम देखें कि फर्स्ट जो टर्म है वो तो कौन सा है? फॉरवर्ड रिएक्शन का है। सेकेंड टर्म जो है बैकवर्ड रिएक्शन का है। तो फॉरवर्ड जो टर्म, फर्स्ट जो पार्ट है टर्म है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों? फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये एक तो ए है ना, और एक आपका बी। तो बी का तो रेडियो एक्टिव जो पार्ट है केवल, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एक्स, और एम एक्स जो है वो आपका उसकी जो एक्टिव प्लस इनएक्टिव कंसंट्रेशन। और उसमें से भी हमको क्या निकालना है? हमको रेडियो एक्टिव वाला निकालना है एम स्टार एक्स में से, है ना, यानी कि एम एक्स का जो रेडियो एक्टिव स्टार एक्स है उसकी कंसंट्रेशन देखनी है। तो टोटल तो ए है, और उसमें से ए डैश कौन सी है? वो आपकी रेडियो एक्टिव वाली है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका रिएक्टेंट साइड में एम एक्स है, उसकी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? ए माइनस ए डैश। तो इस प्रकार से हम इसको ए माइनस ए डैश लिख रहे हैं। और बी डैश क्या है? ये जो रेडियो एक्टिव आपका लेबल्ड स्टार एक्स है उसकी कंसंट्रेशन है किसमें? एन एक्स में, है ना। फर्स्ट जो बी टर्म है एन स्टार एक्स में। तो एक बार आपको ये अगर इक्वेशन समझ में आ गई तो अपन आगे जो है आराम से बढ़ सकते हैं। अब इसमें हम कह रहे हैं कि इसको हमने क्या किया? अब इसको अगर हम आगे कह रहे हैं कि सिस्टम तो पूरा इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो K2 जो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, K माइनस टू बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू K। तो हमने इसमें K2 की जगह K रख दिया, तो हमारा K और बी डैश ए माइनस बी डैश ए डैश हो जाएगा। और अब ये K माइनस टू को भी K के बराबर रख दिया, तो ये भी माइनस ए डैश बी प्लस ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो आपका ए डैश बी डैश कट जाएगा और बी डैश ए माइनस ए डैश बी बच जाएगा। अब हम कह रहे हैं के क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, अब हम बच्चों काइनेटिक्स में जब पढ़ते हैं तो इन्फिनिटी की बात करते हैं कि भाई जब इनफाइनाइट हो गया, रिएक्शन पूरा हो गया, है ना, टाइम टी इनफाइनाइट है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो दोनों फॉर्म्स की हैं वो क्या हो जाएंगी? वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, हमने पहले भी कहा था कि जब मतलब रिएक्शन पूरा होता है तो एक्सचेंज दोनों का बराबर हो जाता है ना। तो उसमें हम मान रहे हैं कि एस ए इन्फिनिटी और एस बी इन्फिनिटी ये क्या है? स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ एम एक्स एंड एन एक्स रिस्पेक्टिवली।
एस ए इन्फिनिटी एम एक्स की है और एस बी इन्फिनिटी जो है वो एन एक्स की है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एस ए इन्फिनिटी इज इक्वल टू एस बी इन्फिनिटी। और बच्चों हमें पता है कि लास्ट में जो है आपकी कंसंट्रेशन जो है ए डैश किसकी थी, ए डैश जो आपका एक्स जो है एक्टिव है ना, एक्टिव मॉलिक्यूल में जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स है, तो उसकी कंसंट्रेशन तो ए डैश इन्फिनिटी अपॉन ए इज इक्वल टू बी डैश इन्फिनिटी अपॉन बी हो जाएगा। तो इससे हम बी डैश इन्फिनिटी की अगर वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगी, इट विल बी बी बाय ए डैश इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ये जो ए डैश इन्फिनिटी और बी डैश इन्फिनिटी ये क्या है, these are the concentration of radioactive species in mx and nx forms respectively at time t is equal to t infinity। a dash infinity और b dash infinity क्या है, ये पहले हमने पढ़ा था a dash और b dash क्या है कि जो आपका x आइसोटोप है रेडियो एक्टिव उसकी कंसंट्रेशन है mx और nx में। अब हम कर रहे हैं कि t इज इक्वल टू टी इन्फिनिटी पे है, तो ये जो रेडियो एक्टिव स्पीशीज x है mx और nx में इनकी कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि नाउ एट एनी टाइम t द कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीशीज दैट इज स्टार x इट मस्ट बी कांस्टेंट। किसी भी टाइम t पर जो कंसंट्रेशन होगी रेडियो एक्टिव स्पीशीज की वो कांस्टेंट होगी, यानी कि a डैश प्लस b डैश इट इज इक्वल टू a डैश इन्फिनिटी प्लस b डैश इन्फिनिटी। यानी कि अगर हम इसमें से b डैश की वैल्यू निकाल लें तो a डैश इन्फिनिटी प्लस b डैश इन्फिनिटी माइनस a डैश। अब हम ये जो हमारी b डैश की वैल्यू है इसको अगर हम कहाँ डाल, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b डैश इन्फिनिटी फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 4, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई 4, इसमें अगर हम 3 इक्वेशन से b डैश इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, a डैश इन्फिनिटी प्लस b बाय a डैश इन्फिनिटी माइनस a डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास b डैश की टर्म आ गई। अब हम आगे चलें, अगर हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू ऑफ बी डैश फ्रॉम 5 इन 2, तो हमारे पास बी डैश की जो वैल्यू हो गई, इस वैल्यू को अगर हम सेकेंड इक्वेशन जो कि हमारी क्या थी डी ए डैश बाई डी टी, उसके अंदर अगर हम पुट कर दें बी डैश की वैल्यू को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, बी डैश की। तो बी डैश की जगह ए डैश इन्फिनिटी प्लस बी अपॉन ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए डैश है ना, ये है आपका, और साथ में क्या है आपके पास माइनस ए डैश बी। तो हमने इस इक्वेशन में क्या किया बच्चों, बी डैश की वैल्यू बस पुट करी है हमने, है ना। तो बी डैश की वैल्यू आपकी क्या थी, बी डैश की वैल्यू क्या थी आपकी, ए डैश इन्फिनिटी प्लस बी बाय ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए डैश। ठीक है, और साथ में आपके पास जो है वो क्या है, माइनस ए डैश बी है, माइनस ए डैश बी है। तो आगे हम इसको देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश इन्फिनिटी ए प्लस बी ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए डैश माइनस ए डैश बी। यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया है, आपके पास बी ए बाय ए बी बटा ए डैश इन्फिनिटी है, तो इसको आपने खोल लिया है तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें जो है ए डैश इन्फिनिटी को हम कॉमन ले लेते हैं और ए प्लस बी आपका कॉमन आ गया माइनस ए डैश, यहाँ पे भी ए प्लस बी कॉमन आ गया, तो हमारे पास ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए आ गया और ए प्लस बी आ गया। अब अगर हम इन वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास डी ए डैश अपॉन क्या आ जाएगा, ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए डैश। हमने कंसंट्रेशन टर्म ए डैश वाली एक तरफ कर ली, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, के इंटू ए प्लस बी डी टी आ जाएगा। अब ए प्लस बी जो है कांस्टेंट है जो, अगर अब हमको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम इस टर्म डी ए डैश अपॉन ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए डैश इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी डी टी टर्म में इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए डैश, और यहाँ पे के ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है और केवल टी प्लस सी आ जाएगा।
अब अगर हमको सी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, टाइम जीरो पर हम देखते हैं कि ए डैश बराबर है ए जीरो डैश, जो ए डैश की कंसंट्रेशन होगी वो ए जीरो डैश हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे इसमें वापस से आप रख दीजिए, तो माइनस लॉग ऑफ ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए डैश है। अब उधर से जो सी की वैल्यू है ना, सी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, जब आप t इज इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तो सेकेंड टर्म जो है आपकी वो k इंटू ए प्लस बी टी खत्म हो जाएगी, तो c की वैल्यू क्या होगा, माइनस लॉग ए इन्फिनिटी माइनस ए डैश। तो जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस लॉग ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए, और हमने इसकी जगह ए डैश की जगह क्या रख देंगे, ए डैश जीरो रख देंगे आप, इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी इंटू टी हो जाएगा। अब क्योंकि ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए जीरो डैश जो है वो प्लस में है तो उसको ऊपर रखेंगे, और ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए डैश जो है वो नीचे रखेंगे। ठीक है, अब हम a प्लस बी जो कि कांस्टेंट है उसको साइड में, लेफ्ट साइड में मतलब उसके नीचे ले आते हैं लॉग वैल्यू के, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, के टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय ए प्लस बी। अब आपका जो है ये क्या चल रहा है, के टी इज इक्वल टू आपका वन अपॉन ए प्लस बी लॉग ऑफ ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए डैश अपॉन ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए जीरो डैश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या ले लिया, इसको अगर हम जो हमारा ब्रैकेट में है ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए डैश अपॉन ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए जीरो डैश, इसको खोल लेते हैं तो हम इसको एक्सपैंड करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए जीरो डैश माइनस ए डैश माइनस ए जीरो इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपका जो है फर्स्ट टर्म वो कट जाएगा, तो वन माइनस ए डैश माइनस ए जीरो डैश अपॉन ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए जीरो इन्फिनिटी आपका आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है नीचे आपका, क्योंकि ये ऊपर ऊपर तो कट जाएगा, वन आ गया, ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए जीरो डैश तो कट गया तो इसकी जगह तो वन आ गया, और यहाँ पे माइनस ए जीरो माइनस ए डैश जीरो अपॉन आपका क्या है, ए इन्फिनिटी डैश माइनस ए जीरो डैश है ये, है ना। अब इसको जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ, जो कि फ्रैक्शन एक्सचेंज है टाइम टी। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, इसकी जगह अगर हम क्या रख देते हैं, एफ रख देते हैं, किसकी जगह, आपका जो है ए डैश माइनस ए जीरो डैश अपॉन ए डैश इन्फिनिटी माइनस ए डैश जीरो की जगह एफ रख देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, के इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी ए प्लस बी एल एन ऑफ वन माइनस एफ। ठीक है, तो के जो यहाँ पे है वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन रेट है विच इज हैविंग द यूनिट्स ऑफ लीटर्स पर मोल पर सेकेंड, है ना। सेकेंड ऑर्डर की जो यूनिट होती है लीटर पर मोल पर सेकेंड, वो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के हो गया। ठीक है, पर जो नॉट नेट ग्रॉस रेट है, अगर हम शुरू का रिएक्शन देखें जो रिएक्टेंट्स के प्रति होता है रेट जो है वो के इज प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, तो रेट जो होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। अब इसमें जो यूनिट्स है वो रेट की क्या होती है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 6, अब हम इक्वेशन 6 को अगर रीअरेंज कर दें तो एल एन वन माइनस एफ और माइनस के टी इंटू ए प्लस बी हमारा हो गया। ठीक है, अब नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2.303 लॉग ऑफ वन माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस के टी ए प्लस बी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है इक्वेशन आ गई है y इज इक्वल टू एम एक्स के प्रकार, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स के प्रकार, तो जिसमें log वन माइनस एफ जो है अपन ऑर्डिनेट यानी कि y एक्सिस पे ले लें, और टाइम को अगर हम x एक्सिस पे ले लें और हम ग्राफ बनाएं तो हमारे पास एक लीनियर प्लॉट आ जाएगा, है ना, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। जब हमने log वन माइनस एफ और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा तो हमारे पास एक लीनियर प्लॉट आ गया जिसका कि स्लोप माइनस के अपॉन 2.303 ए प्लस बी के बराबर होगा, और इस ग्राफ से अगर हम के की वैल्यू निकालना चाहें तो स्लोप इंटू 2.303 अपॉन ए प्लस बी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये पास करेगा ओरिजिन के साथ, पर अगर ग्राफ जो है ओरिजिन से पास न करके ऑर्डिनेट को कट करेगा तो वहाँ पे वो दर्शाएगा कि एक्सचेंज बाय कैटलाइसिस हो रहा है, और in more general terms the exchange proceeds by two different mechanism, the first of which is faster than the second. अब बच्चों
जो इक्वेशन 6 थी हमारी, यानी कि वो ओवरऑल एक्सचेंज को दिखा रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ द आइसोटोपिक एक्सचेंज। ठीक है, इक्वेशन 6 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को दिखा रही है। और एग्जाम्पल जो इसका है वो PCl5 plus Cl2 dissolved in CCl4। इट वॉज स्टडीड फर्स्ट बाय मॉरिक्स, मैगेट एंड वेट्रॉप। तो हमें पता है PCl5 का स्ट्रक्चर 3 इक्वेटोरियल क्लोरीन एटम्स होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में, और 2 जो है वो आपके एक्सियल प्लेन में होते हैं, जिनकी दूरी जो है लंबी होती है, और क्लोरीन, तीनों क्लोरीन से उनका डिस्टेंस जो है वो लंबा होता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो 3 प्लेनर क्लोरीन एटम्स है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऑफ PCl5 में, वो एक्सचेंज करते हैं विद द डिजॉल्व क्लोरीन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, जबकि दोनों जो वर्टिसेस वाले जो क्लोरीन एटम है वो एक्सचेंज स्लोली करते हैं। दिस इज रिवील्ड इन log 1 - f वर्सेस टाइम प्लॉट बाय द स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टिंग द ऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम अगर देखें कि अगर हमारा कर्व जो है वो y एक्सिस ऑर्डिनेट पे बिलो 0 अगर मीट करता है, तो वहां पर वो क्या दर्शाता है, एक पीरियड ऑफ इंडक्शन को दर्शाता है। बच्चों, पीरियड ऑफ इंडक्शन क्या होता है, जब रिएक्शन शुरू होता है तो रिएक्शन जो है थोड़ी देर धीरे चलता है और उसके बाद वो स्पीड अप होता है, तो वो जो पीरियड है उसको हम पीरियड ऑफ इंडक्शन, जिसमें वो स्लो चलता है। An example of this is the radiation induced exchange between bromide and bromate ions in solution studied by Arniker et al. इसका एग्जाम्पल जो है ब्रोमाइड प्लस ब्रोमेट का है, जो कि आर्निकर ने पढ़ा था, है ना, और रेडिएशन इंड्यूस्ड है ये। तो इसमें क्या किया उन्होंने, ब्रोमाइड प्लस ब्रोमेट को ले लिया, तो इसका जब रिएक्शन देखा गया तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बहुत स्लो था मामला, है ना, स्पीड अप नहीं हुआ। पर अगर हमने इसमें कोबाल्ट सोर्स से और डोज रेट 0.2 to 0.8 ग्रे पर सेकेंड की गामा रेडिएशन डाल दी, तो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो गया और 50 to 100 मिनट्स पे रिएक्शन जो है पूरा हो गया एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो इस प्रकार से रेडिएशन डाल के हो सकता है। अब ये जो हम ब्रोमाइड प्लस ब्रोमेट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसका जब रेट एक्सप्रेशन पढ़ा गया तो देखा गया कि रेट किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट इनटू ब्रोमेट कंसंट्रेशन इनटू द डोज रेट। कहीं भी ब्रोमाइड कंसंट्रेशन जो वन ऑफ द रिएक्टेंट है वो नहीं आ रहा, तो उससे जो एक्सचेंज रेट है वो इंडिपेंडेंट है ना। और इसका जो मैकेनिज्म प्रपोज हुआ वो कैसे हुआ कि ब्रोमाइड और ब्रोमेट के बीच में जो है एक कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर जो है वो डिकम्पोज करता है। तो जो ब्रोमाइड, हमने क्या किया इसमें, ब्रोमाइड जो है वो उसको 82 जो है लेबल्ड है, और फिर वो BrO2 माइनस रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है BrO2 Br82 माइनस, और फिर ये टूट के हमको Br और BrO2 82 देता है। तो आप देख रहे हैं कि पहले ब्रोमाइड जो था वो 82 था, अब ब्रोमाइड नॉर्मल है और BrO2 का जो ब्रोमीन है वो 82 लेबल्ड है। ठीक है, तो इसमें जो BrO2 माइनस बना 82 आइसोटोप वाला, वो रेडली ऑक्सीडाइज हो जाता है BrO3 माइनस 82 में बाय इंट्रैक्शन विद OH, दैट इज द अनदर प्रोडक्ट ऑफ रेडियोलाइसिस। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ BrO2 माइनस एंड इट्स एक्यूमुलेशन इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन एक्सप्लेन द इंडक्शन पीरियड ऑब्जर्व्ड। ये जो BrO2 माइनस बना और इसकी वजह से जो है वो इंडक्शन पीरियड आया। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आइसोटोप एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने देखा कि और कोई तरीका नहीं था मतलब पढ़ने का इसको, केवल आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबलिंग से ही हम इसको पढ़ पाए, और ये डिफरेंट रिएक्शंस के मैकेनिज्म को निकालने में, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ने में, है ना, और आपका एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को पढ़ने में, और मेडिकल फील्ड में तो बहुत ही ज़्यादा काम आ रहा है। तो इसका बहुत अधिक जो है वो एप्लीकेशन है, जिनको हम आगे देखेंगे। थैंक यू।